नमस्कार और आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की थ्रिलर स्क्रिप्ट से भी ज्यादा ड्रामेटिक हैं। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त जी की। एक ऐसी लाइफ जहां कभी आसमान छूती ऊंचाइयां थीं तो अगले ही पल अंधेरे से भरी गहरी खाई। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर इस मल्टी डेकेड सागा में कितने ट्विस्ट्स और टर्न्स थे। तो आज हम इस पूरे सफर को इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे उनके बचपन और परेशानियों से, फिर आएंगे त्रासदी, नशे और स्टारडम पर। उसके बाद 1993 के मुंबई धमाकों का वो काला दौर, फिर उनकी जेल, वापसी और विवाद, और आखिर में कैंसर से उनकी हैरानगीज जंग। ये एजेंडा इस पूरी कहानी को क्लियर करने में हमारी मदद करेगा। अब इस पूरी कहानी के बीच एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे इंडियन सिनेमा का सबसे कंट्रोवर्शियल बैड बॉय जेल, सिवियर नशा और कैंसर जैसी जानलेवा चुनौतियों को ना सिर्फ झेलता है बल्कि उन्हें मात देकर आज एक पैन इंडियन सुपरस्टार बन जाता है। ये कोई चमत्कार तो नहीं था, तो आखिर ये हुआ कैसे? चलिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से फैक्ट्स को देखते हैं। चैप्टर 1, विशेषाधिकार और परेशानी, एक प्रिविलेज्ड बट ट्रबल्ड यूथ। देखिए, सिनेमा के दिग्गज सुनील दत्त और नरगिस के घर पैदा होने का मतलब था कि जिंदगी में किसी चीज की, लिटरली किसी चीज की कमी नहीं थी। ये एक ऐसी लाइफ थी जो चांदी के चम्मच के साथ शुरू हुई, लेकिन इस एक्सट्रीम आजादी के पीछे सख्त निगरानी यानी स्ट्रिक्ट सुपरविजन बिल्कुल मिसिंग था। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि रेकलेस बिहेवियर कितनी छोटी उम्र में शुरू हो गया था। बचपन में पिता की लाइसेंस रिवॉल्वर से गलती से एक नौकर को गोली मार देना, या फिर सिर्फ 10 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर देना, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें सनावर के एक बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उन्हें शराब की भारी लत लग गई, और बात यहां भी नहीं रुकी। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज तक आते आते मैरिजुआना, कोकेन और हेरोइन उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हालत इतनी खराब थी कि इंटरवेंशंस और जर्मनी और अमेरिका के रिहैब सेंटर्स के चक्कर लगाने पड़े। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, ट्रेजेडी, नशा और स्टारडम। ये उनके लाइफ का एक अजीब और काफी पेनफुल इंटरसेक्शन था, जहां करियर की चमक और बहुत गहरी निजी निराशा दोनों एक ही वक्त पर टकरा रहे थे। इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। 1979 में सुनील दत्त उन्हें रॉकी फिल्म में लॉन्च करते हैं। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1981 में फिल्म रिलीज होने से ठीक 5 दिन पहले उनकी मां नारगिस का कैंसर से निधन हो जाता है। इस दर्दनाक मौत ने उन्हें कंप्लीटली तोड़ दिया और वो नशे की दुनिया में और गहरे चले गए। फिर 1982 में एक रोमांटिक हार्टब्रेक के बाद उन्होंने डिप्रेशन में आकर अपनी खिड़की से हवा में गोलियां चला दी। ये इंसिडेंट मीडिया में आग की तरह फैल गया। 8 उस गोली चलाने वाले इंसिडेंट के बाद इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक करना आसान नहीं था। पूरे 8 महीने तक उन्हें थकाने वाले एफर्ट करने पड़े, रोज प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाने पड़े। तब जाकर 1984 में जान की बाजी से उनकी वापसी हो पाई। तीसरा अध्याय, 1993 के मुंबई धमाके। ये उनकी जिंदगी का सबसे डार्क, सबसे अंधकारमय चैप्टर है। यहाँ हमें अफवाहों से हटकर सिर्फ कानूनी और ऐतिहासिक तथ्यों पर फोकस करना होगा। 257 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 लगातार बम धमाके हुए, जिसमें 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये हमला डी गैंग ने प्लान किया था और इसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अब सवाल है कि इनका इस सबसे क्या कनेक्शन था। देखिए, उस दौर में बॉलीवुड की फाइनेंसिंग और अंडरवर्ल्ड के बीच की लकीरें बहुत धुंधली थीं। 1991 में दुबई में इनकी मुलाकात दाऊद और अनीस इब्राहिम से होती है। फिर फिल्म प्रोड्यूसर्स के जरिए अबू सालिम से परिचय होता है, और यही सीक्वेंस बिल्ड होते होते उस अशुभ दिन तक पहुंचता है जब 1993 में इनके घर के बाहर एक पार्सल वैन आके रुकती है। उस वैन में क्या था? 3 AK-56 राइफल्स और 250 गोलियां। उन्हें हैंड ग्रेनेड्स भी ऑफर किए गए थे, पर उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने 2 राइफल्स वापस कर दी, लेकिन एक AK-56 और कुछ गोलियां अपने पास रख लीं। इसके अलावा उन्होंने आत्मरक्षा के नाम पर एक 9mm पिस्टल भी खरीदी। हालांकि बाद में दोस्तों से कहकर उन्होंने इन वेपन्स को नष्ट करवा दिया था, लेकिन शुरू में इन हथियारों को एक्सेप्ट करने का ही नतीजा था कि मॉरिशस से लौटते ही हवाई अड्डे पर उन्हें ड्रामेटिक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर रियलिटी और सिनेमा वाले ड्रामेटाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है। कानूनी सच्चाई ये है कि इन पर टाडा यानी आतंकवाद रोका कानून के तहत आरोप लगे थे, लेकिन कोर्ट ने इन्हें इससे पूरी तरह बरी कर दिया।
कोर्ट ने क्लियर किया कि वो आतंकवादी नहीं थे, पर दूसरी तरफ आर्म्स एक्ट के तहत उस इल्लीगल AK-56 और पिस्टल को रखने के जुर्म में उन्हें दोषी पाया गया और यही उनकी जेल की सजा का कारण बना। चौथा अध्याय, जेल, वापसी और विवाद। एक ऐसी साइकिल जिसमें मैसिव ब्लॉकबस्टर सक्सेसेस और सीवियर लीगल ट्रबल्स एक साथ चल रहे थे। अगर आप इस दौर को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि उन्हें कभी भी लगातार 3-4 साल की शांति नहीं मिली। 1999 में वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है तो ठीक उसी वक्त पुलिस डी गैंग के साथ उनकी फोन कॉल्स के वायरटैप्स रिलीज कर देती है। 2003 में मुन्ना भाई MBBS जैसी मैसिव हिट आती है, पर 2005 में उनके सबसे बड़े पिलर उनके पिता सुनील दत्त का अचानक निधन हो जाता है। उन्होंने अपनी पहली पत्नी ऋचा को भी कैंसर से खो दिया था। फिर 2008 में मान्यता से शादी हुई, राजनीति में आने का सोचा, पर कन्विक्शन के चक्कर में वहां भी ब्रेक लग गया। फिर आता है साल 2013। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट वाली कन्विक्शन को मेंटेन रखा, लेकिन सजा को थोड़ा घटाकर 5 साल कर दिया। अब क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया के दौरान पहले ही कुछ वक्त अंदर बिता चुके थे, तो इस नए फैसले के बाद उन्हें लगभग 3.5 साल पुणे की यरवाड़ा सेंट्रल जेल में काटने पड़े। 5वां और आखिरी अध्याय, कैंसर से जंग और वापसी। 2016 में जब वो जेल से रिहा हुए तो सबको लगा कि चलो अब आगे सब ठीक होगा, लेकिन जिंदगी ने एक और बहुत बड़ा झटका उनके लिए रेडी रखा था। स्टेज 4 लंग कैंसर, वो भी 2020 में, बिल्कुल पेंडेमिक के बीच में। 2018 में आई संजू बायोपिक के बाद PRY सब अच्छा चल रहा था, सब सेटल लग रहा था, और तभी ये डायग्नोसिस आया। शुरुआत में डॉक्टर्स के हिसाब से सर्वाइवल रेट नियर इम्पॉसिबल था, मतलब एक बिल्कुल जानलेवा हालात। लेकिन इनका रिस्पॉन्स क्या था? इनकी डॉक्टर शिवांती लिमाय का कहना है कि इन्होंने इसका बहुत साहस के साथ सामना किया, यहां तक कि अपने ट्रीटमेंट्स के दौरान भी ये वर्कआउट करते थे। आप सोच कर देखिए, उस हालत में गिव अप करने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना, और इसी हिम्मत की वजह से उन्होंने इस इम्पॉसिबल सी लगने वाली बीमारी को कंप्लीटली हरा दिया। और उस जंग को जीतने के बाद उनका उदय कितना शानदार रहा। 2020 में कैंसर को मात दी और 2022 में कन्नड़ा ब्लॉकबस्टर KGF 2 में अधीरा बनकर सबको हैरान कर दिया। 2023 में तमिल हिट लियो में एंटनी दास बने, और अब 2025 में धुरंधर में SP चौधरी असलम बनकर धूम मचाने वाले हैं। ये लचीलापन ही है जिसने कॉन्स्टेंटली कंट्रोवर्शियल फिगर को आज पूरे देश का एक बेहद मांग वाला पैन इंडियन एक्टर बना दिया है। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक इंसान की लेगेसी को आखिर क्या डिफाइन करता है? क्या वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो उनसे हुई, या फिर वो कमाल का लचीलापन, वो रेजिलियंस जो बार बार उठ खड़े होने और उन सबको ओवरकम करने के लिए चाहिए होती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।